कि हम सबका दिल दहल गया है वो वीडियोस देख करके, जो सेंटिमेंट्स डेवलप हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब एक ज़िंदगी रही नहीं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। जैसे आप ये बता रहे हैं कि फ़ोन चेक किया, तो क्या हस्बैंड वाइफ मतलब ये एक दूसरे पे शक कर सकते हैं या नज़र रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं? मतलब ये लीगल है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी को भी नज़र रखना, आप न भी रखो तो आपसे बात करके लग जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। अगर आपका इतना प्यारा रिश्ता है, आपके घर में शादी हो और मैं आपका इतना करीबी दोस्त हूँ, आपने मुझे बताया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, तो आपसे नाराज़गी तो मेरी हो ही जाएगी ना। नहीं, लेकिन कानून इसको कैसे देखता है? कानून के लिहाज से देखिए, आप प्राइवेसी के राइट्स तो हैं उनके भी, राइट टू प्राइवेसी है। लेकिन जो एक लॉयल्टी है, लॉयल्टी फैक्टर है विवाह के अंदर, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भरोसे पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है रिश्ता। अगर आपको अपने जीवन साथी के ऊपर भरोसा नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो, तो आपका जीवन आपका साथ साथ नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो लंबा नहीं चलेगा। खींच तान के जो चलना होता है, ये कोई कन्वीनियंस है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इज समथिंग डिफरेंट एंड मैरिज ऑफ टू सोल्स इज समथिंग डिफरेंट। उस वीडियो में जो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि उसने बोला कि मेरे से भत्ता जो मांगा जा रहा, जो मेंटेनेंस था वो 80,000 डिमांड की जा रही थी, 40,000 तय हुआ। तो एक तो सवाल ये कि कैसे ये तय होता है कि कितना पैसा दिया जाए, और दूसरा मेंटेनेंस की क्या लिमिट हो सकती है? कोई लिमिट ऐसी डिसाइड की है कोर्ट ने या लॉज में है ऐसा? देखिए, अगर पत्नी कामकाज नहीं करती है या पत्नी करती है, छोटा मोटा काम करती है, तो 3-4 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। पहला ये कि पत्नी जिस लाइफ स्टाइल में रहती थी, क्या हम उसको वही लाइफ स्टाइल दे रहे हैं? वो भी एक बड़ा कंसिडरेशन है। मतलब जब शादी में थी तब की शादी के अंदर जब रह रही थी, तो उसको 4 बेडरूम का मान लीजिए घर था, उसको गाड़ी थी, ड्राइवर था, उसके पास छुट्टी जाने के लिए जाती थी, आती थी कहीं पे, तो वो एक जो खर्चा आता था आमतौर पे, उस खर्चे के हिसाब से क्या बजट आना चाहिए वैसा मिलता है। अब मान लीजिए हस्बैंड ये बोले कि हमारे पास तो कोई कमाई है नहीं, हमारी सारी की सारी कमाई हमारे पिता की कमाई है और वो हमें देते हैं, उस पर तो कोई क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कैसे क्लेम करोगे? पिता की कमाई पे कैसे क्लेम करोगे? अगर है नहीं तो आप छुट्टियां करना अलग बात है। कई लोग तो डिस्पोज ही कर देते हैं प्रॉपर्टीज अपनी, कि चलो जान छूट गई ना, मेरे पास है ना, मैं दूंगा। मतलब डिस्पोज कर देते हैं, बेच दिया प्रॉपर्टी को। अगर है तो अभी झगड़ा शुरू हुआ उसके पहले ही बेच लेते हैं कि FIR होगी, कोर्ट में जाएगा। अब बेच ही दिया तो ठीक है, अब मिलेंगे ही नहीं, आप घूमते रहो। नहीं, अपनी जिंदगी वो भी खराब कर रहे हैं, अपनी जिंदगी वो भी खराब कर रहे हैं, ये भी होता है। लेकिन ये सब मुद्दों को बड़ा सेंसिटिविटी के साथ डील करना चाहिए। बच्चों की कस्टडी है, जैसे अब जैसे मान लीजिए कि ये कह रही है हमारे बच्चे से मैं मिलने नहीं दिया। आम तौर पे हर दिन एक केस आता है कि जैसे फादर आया हुआ है, वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे हुए हैं, हस्बैंड कहता है कि बच्चे को लेके नहीं आई, बच्चे से मुझे नहीं मिलाया, सर बोलिए बच्चे को तो लेके आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, मगर वो बच्चे से झगड़ा नहीं है उसका। सही बात है, बच्चे से तो मिलना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे से मिलने के बाद शायद दोनों तय कर लें कि हो जाए। कोर्ट में हुआ ऐसा कई बार कि बच्चा आया कोर्ट के अंदर और दोनों का हाथ पकड़ के बोलता है आप दोनों को साथ रखना है हमें, और साथ हो गए। अच्छा। ऐसा कितनी बार हुआ है। छोटे बच्चे, जो कि 8 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ही कहता है कि मुझे पापा से बात नहीं करनी। ये भी होता है। दोनों क्या है कस्टडी का मतलब? कानून क्या कहता है कस्टडी? अब कानून ये है कि जब तक बच्चा बालिग नहीं हो तब तक आमतौर पे ये माना जाता है कि माँ के साथ बच्चा रहे तो उसको जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं, इसलिए कानून का जो बैलेंस है वो माँ की तरफ जाता है। मगर मान लीजिए माँ परवरिश दे नहीं सकती, फादर बेटर परवरिश दे सकता है, तो बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा कोर्ट को ये कंसिडर करना होगा, फिर कोर्ट उस हिसाब से। मतलब इसमें सब्जेक्टिव जज के ऊपर डिपेंड करता सब्जेक्टिव है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी 99.99% बच्चा माँ के पास रहेगा। बहुत छोटा है फिर तो माँ के पास ही रहेगा। अब स्कूल में जाने लगा, हॉस्टल में रहता है, कहीं और है, खर्चे पेरेंट्स फादर दे रहा है, या फादर के पास उसका डेवलपमेंट के चांसेस बेटर हैं तो फादर के पास जाएगा। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट सुप्रीम है हस्बैंड वाइफ के इंटरेस्ट के अलावा। लेकिन फिर भी 99.99% केसेज में बच्चा माँ के पास रहता है। कौन लफड़े में पड़े, कौन ऐसा फैसला दे जो कि अलग हो? आप देखिए ना, बेल तो मिलती नहीं। आप निर्दोष भी हो, आप जाओ बेल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कहता है हम क्यों बेल दें आपको, हम बेल दे के फंसेंगे, बेल देंगे, पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे, आप जाओ हाई कोर्ट से ले लो। बहुत से केसेज में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो जुरिस्डिक्शन है, जो उनके अधिकार है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। और हर जज को अपनी आंखों से दिख रहा होता है कि इस लड़के के साथ जाती हो रही है, लड़की के साथ जाती हो रही है, देख के समझ में आता है। हम लोग किसी से आप मिलने जाते हैं, आप देख के समझ जाते हैं आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है सब्जेक्ट को। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको बात करनी चाहिए। आप एक बार भी बैठ के बात करोगे, एक बार भी आप मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा शादी विवाह के रिश्ते में तो जज चाहे तो खुद भी बुला सकता है।
बुला के बात कर सकता है हस्बैंड वाइफ को कि ठीक है चैम्बर में आइए आप दोनों। कर मतलब सकता है, वहाँ पर मीडिएटर का काम भी कर सकता है, करते ही है। बच्चे को बुला लेते हैं, बेटा इधर आओ, कस्टडी का केस चल रहा है, किसके साथ रहोगे तुम, किसके साथ रहना है? बच्चा बोलता है दोनों के साथ रहना है, या बच्चा बोलता है माँ के साथ रहना है, वो ऐसे तय हो जाता है उसी टाइम पे। फिर विजिटेशन राइट भी ऐसे ही है। अब मान लीजिए आप कहते हो कि हफ्ते में 2 दिन पति मिलेगा कन्वीनियंस पे, पत्नी कहती है बच्चे के ट्यूशन है उसी टाइम पे, जब आपको मिलने आना है उसको ट्यूशन जाना है, अगर उसको नहीं मिलवाना है आपको तंग कर सकती है। सही बात है। फिर आप बोलो कि हम ट्यूशन में जाके मिल लेंगे, लेने के टाइम में नहीं, हम वहाँ पे अब मैसेज जाएगा कि पेरेंट्स साथ नहीं रहते, हम नहीं मिलने देंगे आपको। तो 100 बहाने हैं, 100 झगड़े हैं। अच्छा, जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, मतलब कि एक जो सिस्टमैटिक एक प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो कि इतने लंबे केसेस खिंच रहे हैं, मतलब लगातार वो बढ़ता जाता है। वो उसने भी अपने वीडियो में बोला है, अतुल सुभाष ने, कि कैसे उसको बेंगलोर से आना पड़ता था, फिर जौनपुर आना, ये सब चीज़ें, इसमें मेरा पैसा खर्चा होता था। इस पूरी प्रोसेस में क्या सब लोग मतलब ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना लंबा खींचे, बिकॉज कहीं ना कहीं जितनी बार पेशी होगी उतनी बार वकील को पैसा मिल रहा है। जैसा कि उसमें एक बड़े सवाल जिन पे हम आगे बात भी करेंगे कि जैसे पेशकार को पैसा मिल रहा है, जैसा कि आरोप लगाया, तो क्या इसको सब लोग खींचने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं? और कितना टाइम मतलब लगता है एक डिवोर्स केस आता है तो जनरली कैसा? देखिए, लगना नहीं चाहिए। सच बात तो यह है कि 1 से 1.5 साल में डिवोर्स हो जाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत से केसेस को जानता हूँ कि डिवोर्स होने के बाद, डिवोर्स हो गया, अब हस्बैंड नहीं आया, मान लीजिए एक केस आपको हस्बैंड का बताता हूँ, ये तो वाइफ वाली साइड है, ठीक है। डिवोर्स हो गया, हस्बैंड ने कोऑपरेट नहीं किया, आया ही नहीं कोर्ट में, तो डिवोर्स हो गया फाइनली। अब साथ नहीं रहना, ये बात तो पक्की है। अब 1 साल 1.5 साल के बाद हस्बैंड को लगता है कि शादी कहीं एक और कर लेगी तो खुश हो जाएगी है, तो वो हाई कोर्ट में केस डालता है कि जो एनरोलमेंट है मैरिज की वो स्टे हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें सुना नहीं किया, एक तरफा फैसला कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने डिवोर्स कर दिया, तो ट्रायल कोर्ट दोबारा कंसीडर करने के लिए बोला जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप शादी कर नहीं सकते। एक केस में शादी हो गई, तलाक हुआ, तलाक के 2 साल के बाद शादी हो गई हस्बैंड की, शादी होने के बाद साथ साथ रह रहे हैं। अब जो वाइफ है उसने केस डाला कि नहीं मेरे साथ जाती हुई है, मुझे सुना नहीं गया ठीक से, वो केस चल रहा है। ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी कोई चैन हो, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट्स को एक साफ साफ तौर पे एक गाइडलाइन करना चाहिए कि बिल्कुल मैथमेटिकल की ABCD, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे मामले खिंचते रहें। बताइए, लिटिगेशन के लिए इतने तरह के विवाद हैं, आप शादी ब्याह के झगड़े में, पारिवारिक रिश्तों में, पूरी फैमिली की सफरिंग, क्योंकि एक डाउरी केस कम से कम 25 लोगों को अफेक्ट करता है। सही बात, कम से कम, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनकी सिस्टर्स, उनके रिलेटिव्स, इधर की साइड के भी उतने ही, और जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग आएंगे आपसे मिलने उतने लोग उतने तरह की बातें बताएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी नहीं मालूम है आपके बारे में, और वो सुनते रहिए आप। वकीलों का जरूर चाहे तो जल्दी कर सकते हैं, मगर फिर भी अंत क्या, अंत में तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर लड़की कहती है, या तो आप सबूत दो कि लड़की काम कर रही है, उसके पास पैसे के सोर्स हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो बात अलग है, लेकिन उसके तरीके ये हैं कि हम काम करेंगे मगर सैलरी नहीं लेंगे। तो जैसे ये चीज़ें जब पता, मतलब ये तो ऑब्वियसली जब कोर्ट के सामने आता होगा तो ये पता चल जाता होगा, मतलब कोर्ट अगर चाहे, वकील जब पेश करते होंगे कि भाई ऐसा दिखाया जा रहा है लेकिन सच्चाई कुछ और है, तो नहीं, जब आप बता देंगे फिर तो हो जाएगी बात। फिर जैसे मान लीजिए अगर कोई चालाकी कर रहा है, लेट्स से कि महिला कमा रही है, अच्छी अर्निंग है, लेकिन जैसा आपने बताया कि मान लो कैश से ले रहे हैं या कुछ अलग रिसोर्स बता दिया कि ये मेरा सोर्स है, पता कैसे चलेगा? अब ये तो लड़की ने अपने वकील को तो बताया नहीं, हाँ, पेरेंट्स जानते हैं, लड़की जानती है, बाहर कहीं काम कर रही है, केस जौनपुर में चल रहा है, कहाँ पता लगेगा आपको? कैसे जानोगे आप? ये तो जब इतना सब कुछ हो गया तो पूरी मीडिया पीछे लग गई, खोजबीन शुरू हो गई, तब पता लगा कि हाँ ये तो दिल्ली में जॉब कर रही थी। पता ही नहीं चल पाता। कैसे पता चलेगा? लड़का बेंगलोर में है, लड़की दिल्ली में जॉब कर रही है, केस जौनपुर में चल रहा है, इतना टाइम किसके पास है? ये तो आप जैसे खोजी लोग हों, पत्रकार लोग हों, मीडिया के लोग हों, तो खोज सकते हैं, पता कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे उसके ऊपर, उसकी लोकेशन चेक करेंगे, कॉल डिटेल चेक करेंगे। लेकिन लॉयर्स वर्स इन सब में नहीं जाते इन्वेस्टिगेशन में कि अंदर से पता करवाएं, कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? लेकिन अगर पर्सनल मैटर हो तो करे भी कोई। आप कोई कानून अपने हाथ में तो नहीं लोगे ना किसी क्लाइंट के लिए। लेकिन ये चीजें हैं, ये सच्चाई है, और ऐसी जातियां हो रही हैं समाज में, हम लोग को देख के तकलीफ भी होती है। और मीडिएशन के अंदर इतना ही छोड़िए, कंपनियों के केसेस आते हैं, उनमें भी झगड़े ऐसे ही हैं। उस झगड़े को खींच के 4-5 क्रिमिनल केस डाल देते हैं साइड में। झगड़ा तो कुल ये था कि कंपनी का चेयरमैन कौन बने, शेयर होल्डिंग किसके पास जाए, लेकिन खींच के आपने क्रिमिनल केस 4 डाल दिए प्रेशर डालने के लिए। ये भी होता है। तो आप इन झगड़ों को कैसे निपटेंगे? तो जब जनरली जैसे डाइवोर्स का कोई केस आता है तो
क्या कुछ एक पैटर्न आपको मतलब देखने को मिलता है क्या कि यार देखो ये केस आया है, इसमें ये चीजें देखो कॉमन है, ये चीजें सब कुछ कॉमन है, सब कुछ कॉमन सब कुछ कॉमन है। डाइवोर्स के केस में रेयरली इक्का दुक्का केस है। एक केस मैं बताऊंगा आपको, जो कि लड़की बहुत दुखी होके उसने वो केस डाला था। करीब 20-22 साल की मैरिज उनकी टूटी। लड़की भी प्रोफेशनल थी, लड़का भी ठीक काम कर रहा था। लड़का क्या बोलेंगे, दोनों मैच्योर थे, उनके बच्चे बड़े थे। जब वाइफ ने तय किया तो वकीलों ने उनको सजेस्ट किया, मेरे पास मिलने आई थी, मुझे उसने कहा कि मुझे एक पैसे नहीं चाहिए हस्बैंड से, और मुझे उनसे जो शिकायत थी भी वो नहीं है, मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है मेरे साथ। उन्होंने ये किया, मगर मुझे कहीं बोलना भी नहीं है, मुझे उनकी बेइज्जती भी नहीं करानी है। और हस्बैंड उसके बाद लगा रहा कि हमारे रिश्ते ठीक हो जाएं, बात हो। उसने कहा कि नहीं, हम 5-6 बार पहले हो चुका, अब नहीं करना है, और अलग हो गए। वाइफ को कुछ नहीं चाहिए था। जज भी आश्चर्य में पड़ गया कि इसने एक पैसे नहीं मांगे, रोजगार भी नहीं कर रही है, नौकरी भी नहीं कर रही है। नौकरी करती थी शादी के पहले, सीनियर पोजीशन पे थी, शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया, और अब वो कहती है मुझे एक पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसे रिश्ते भी हैं, ऐसे केसेस भी आते हैं, मगर ऐसे भी साथ में आते हैं। मीडिएशन को भेजा कोर्ट ने, हस्बैंड आया, बोलता रहा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे ये प्रॉब्लम है, अलग हो गए। लेकिन उसने फंसाया नहीं। कई वकीलों ने कहा कि आप ये केस डाल दो, वो केस डाल दो, उसने कहा नहीं मैं झूठा केस नहीं डालूंगी। उन्होंने इतना ही किया है, मैं इतना ही बोलूंगी, और वो भी मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कुछ गलत हो। आखिर वो मेरे बच्चों के बाप भी तो हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो जो फॉल्स केसेस जैसे आ रहे हैं, इतने सारे मामले लगातार आ रहे हैं, तो इसके बीच में जो जेन्युइन केसेस हैं, तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी कोर्ट में कई बार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, उसमें एक मामला जेन्युइन भी आ गया, तो शायद उस वक्त भी जजमेंट सुनाते वक्त कहीं ना कहीं एक बायस आ जाता होगा जज के बीच में। बायस आए नहीं आए, लेकिन फैसले का इसलिए ट्रेंड एक ही जैसा है। अब आजकल की जो तारीख है ना, आज के ज़माने में सही और गलत में 20 और 80% का फर्क रह गया है। 20% सही केसेज हैं, 80% केसेज गलत हैं। 80% फॉल्स केसेज हैं। यस, 80% केसेज गलत हैं, 20% सही हैं। मगर अब उन 80% की वजह से इन 20% को भी कई बार दिक्कत हो जाती है, या इन 20% को न्याय मिले, कानून की जो मंशा है, इसके लिए 80% के साथ जाती हो रही होती है।